साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहेस? आप सबको जय माता दी। चलिए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है अपन चर्चा करेंगे। कई बार कॉमन क्वेरी आती है आपकी कि साहब हमारी डॉटर है, अनमैरिड है, अब वो हो गई है एडल्ट, क्लियर है या मेजर हो गई है, तो उसे खर्चा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस बिंदु पर एम्पल जजमेंट भी है, पर आपके संज्ञान में है या नहीं है ये मुझे नहीं पता। पर मैंने कुछ नोट जो है बनाए हैं, तो मैं आपके समझ जो है कुछ लॉ पॉइंट्स को स्पेसिफिक करूंगा। आप जो है नोट डाउन करते हुए चलें, ताकि जब भी आप तैयारी करेंगे केस की तो ये लॉ पॉइंट जो है काफी आपके काम आने वाले हैं। और अगर आप झूठा केस जो है फेस कर रहे हैं, खासकर आपकी डॉटर की ओर से, भले वो अनमैरिड है पर यद्यपि वो मेजर हो गई है, तो कैसे हम कॉन्टेस्ट करें उसके झूठे मेंटेनेंस केस को। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां जो है साथ देती है अपनी माँ का, भाई केस कर दिया माँ ने भी और साथ में जो है सपोर्ट कर रही है वो भी, तो कैसे रोके इनको और क्या रहेगी हमारी स्ट्रेटेजी। क्लियर हो गया अपने को? तो जजमेंट है केरला हाईकोर्ट का दिनांक 29/10/25 का। यहां पर राहत मिली एक पिता को। कुल मिलाकर के जो क्लेम था वाइफ का और बच्ची का, वो सबमिट हुआ था एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस। इन्होंने मांगा था 30,000 रुपए वाइफ ने खुद के लिए और 15,000 रुपए बच्चे के लिए, पर कोर्ट ने क्या अवॉर्ड किया? 20,000 रुपए वाइफ को और 10,000 बच्चे को। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पॉइंट यह था जो कि चर्चा में था कि क्या अनमैरिड हिंदू डॉटर जिसने अटेंड कर ली है मेजोरिटी, क्या वो एलिजिबल है मेंटेनेंस के लिए? क्या उसे मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो इस बिंदु पर दो जजमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। ये जजमेंट है जिसका स्पेसिफिकेशन है 2002 वॉल्यूम 5 एससीसी पेज 442 और जजमेंट नंबर दूसरा है 2021 वॉल्यूम 13 एससीसी पेज नंबर 99। इन दोनों ही फैसलों में ये पोजीशंस जो है सेटल्ड हो चुकी हैं बाय द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट। इसके अलावा एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि 125 सीआरपीसी और धारा है 20 सब क्लॉज 3 HAMA एक्ट की। अब ये क्या है HAMA? HAMA का फुल फॉर्म है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ये लागू है केवल हिंदू के लिए। अगर आप मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, तो ये कानून जो है आप पर लागू नहीं होगा, पर अगर आप हिंदू है तो आप पर लागू है धारा 20 सब क्लॉज 3 HAMA एक्ट। कुल मिलाकर के पोजीशन जो है बहुत क्लियर है कि अगर डॉटर अनमैरिड है, वो मेजर हो गई है, तो वो एलिजिबल नहीं है टू गेट द मेंटेनेंस। क्लियर है? उसको अप्लाई करना होगा एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 20 सब क्लॉज 3 ऑफ HAMA एक्ट। और ये पोजीशन जो है सेटल करी थी ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने। तो कुल मिलाकर के कोर्ट ने कहा कि जो भी फाइंडिंग्स हैं उसको यदि हम देखें तो उसके तहत जो कंसर्न डॉटर है, चूंकि वो अनमैरिड तो है पर वो मेजर हो चुकी है, ऐसी स्थिति में वो कोई भी मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल नहीं है। तो कोर्ट ने उसकी हद तक जो है मेंटेनेंस को कर दिया सेट असाइड। क्लियर हो गया अपने को? और इसके अलावा अगर वाइफ अर्न कर रही है, कई बार क्वेरी ये भी आती है आपकी, तो क्या उसको मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक बात ध्यान रखिएगा कि वाइफ अगर अर्न कर रही है तो उसको ये शो करना होगा कि जो भी उसकी अर्निंग है वो अपर्याप्त है रिगार्डिंग द मेंटेनेंस। अगर इस तरह की प्लीडिंग्स नहीं है रिकॉर्ड के ऊपर, तो वहां पर हम बेनिफिट जो है ले सकते हैं। क्लियर हो गया अपने को? और इसके अलावा ऐसे एम्पल जजमेंट है जहां पर कहा गया है कि हस्बैंड भले कितना कमाता हो, पर मेन बात है कि रिक्वायरमेंट क्या है मेंटेनेंस की और कितना मेंटेनेंस जो है मांगा गया है रीजनेबल। अगर मेंटेनेंस जो है रीजनेबल नहीं है या गलत तरीके से मेंटेनेंस का डिमांड जो है रेस किया गया है, तो वहां पर पिटिशन जो है मेंटेनेबल नहीं है। हालांकि जजमेंट 3 काफी इंपॉर्टेंट है, जो ये कहते हैं कि अगर वाइफ अर्न भी कर रही है तब भी वो एलिजिबल है रिगार्डिंग द मेंटेनेंस। इवन जजमेंट ये भी है जो कहते हैं कि अगर वाइफ क्वालिफाइड भी है तब भी वो मेंटेनेंस जो है ले सकती है। पर हमको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम जवाब पेश करें तो उसमें जरूरी स्पेसिफिक करें कि जब भी हमारे साथ थी तो हमने इसको जो है मेंटेन किया, हमने इस पे खर्चे किए, इवन जो उसके पेरेंट्स हैं उस तक पे खर्चे किए। तो बेसिकली आपको गिनाने हैं वो एहसान जो आपने किए उसके ऊपर। आप लोग करते क्या हो? जवाब फाइल करते हो, जो आरोप लगा दी वाइफ ने, आप उस पर जो है काउंटर देने की कोशिश करते हो। ऐसी गलती मत करो, ये केसेस हैं अकाउंट्स के। अगर आपने खर्चे किए हैं अपनी वाइफ पे जब वो साथ में रही थी आपके, उसको जो है हाईलाइट करो, क्योंकि वो जो कंसर्न केस है उसमें शो करती है कि मुझे मारा पीटा किया, मेरे साथ जो है क्रूरता हो गई, मुझे जो है घर से बाहर निकाल दिया, खाने को जो है रोटी नहीं दी, मजबूरी में जो है पीयर में रह रही हूँ और अपने पिता पे जो है निर्भर हूँ। आपको ये शो करना है कि इसको अच्छा रखा गया, इसका पूरा जो है ध्यान रखा गया, बल्कि इसको मेंटेन तक किया गया और इसको वॉलंटरी बेसिस पे जो है खर्चा दिया गया 5,000 10,000 रुपए। ये जरूर लिखो। अगर आप ये नहीं लिखोगे, ये एविडेंस पेश नहीं करोगे, तो स्थितियां जो है आपकी खराब पड़ी जाएंगी। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूं, कानून ये कहता है कि अगर आपने वाइफ को कुछ भी नहीं दिया है, खासकर बात है मेंटेनेंस की, तो ऐसे सिनेरियो में लायबिलिटी बन जाएगी हायर साइड के ऊपर। अगर हमें कन्विंस करना है कोर्ट को, तो ये प्लीडिंग्स को हमें जरूर जो है लिखना होगा ताकि हमको जो है बेनिफिट मिल सके। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसके अलावा एक सेक्शन है 144 सब क्लॉज फॉर बीएनएसएस। इसके लाइट में अगर आपका प्ली है और प्ली काफी स्पेसिफिक है, उसको भी जो आप रेस कर सकते हैं। इस बिंदु पे जजमेंट है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, जिसका डेट है 26/8/2025। तो कुल मिलाकर के एक महत्वपूर्ण फैसला है केरला हाईकोर्ट का, जो मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ
प्लीडिंग्स कैसे करनी है ये आपको मैंने स्पेसिफिक कर दिया। और यदि आपका कोई स्पेसिफिक प्ली है एज पर सेक्शन 144 सब क्लॉज 4 ऑफ बीएनएसएस, उसको भी आप जो है रेज कर सकते हैं। जिसका फायदा क्या मिलेगा, अगर आपका ये प्ली की वाइफ जो है अलग रह रही है और रह रही है अलग पर कोई कारण नहीं है उसके पास में, देयर इज नो स्पेसिफिक कॉज टू रिसाइड सेपरेटली, तो वहां पर आप जो है बेनिफिट ले सकते हैं। कुल मिलाकर कोशिश तो करनी पड़ेगी आपको। अगर आप जवाब देंगे नहीं, अगर आप स्पेसिफिक बात कहेंगे नहीं, तो फायदा कैसे मिलेगा आपको। मैंने कई बार देखा है, इवन हमारे काउंसिल तक कहते हैं अरे मत करो, बाद में कर लेंगे, बाद में जो है देख लेंगे। देखो आपने जब शादी करी थी तब उस समय भी कहा गया था आपको, अरे लड़की है निभाओ उसको, बाद में व्यवहार जो अच्छा कर लेगी। ये वर्ड जो है ना बाद में, ये बहुत घातक वर्ड है हमारे लिए। क्लियर है बात, ये जो करना है अभी करना है, अगर बाद में करने बैठ गए ना तो केस को हार जाओगे। और कहते भी है ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो अभी क्या करना है आपको, प्रॉपर रिप्लाई देना है। अगर कोई एविडेंस है कि आपने इसको अच्छा रखा, या आपने इसका ध्यान रखा, या आपने इसको खर्चा दिया, ये अपनी इच्छा से गई है, ये अपनी इच्छा से पीयर बैठी हुई है, वो सारी एविडेंसेस जो है पेश करो। जितना एविडेंस आप पेश करोगे उतना ही बेनिफिट जो है आपको होने वाला है। जितना चुप बैठोगे उतना जो है नुकसान खा जाओगे आप। क्लियर हो गया अपने को। जल्दी मिलेंगे अपन एक नए अध्याय में।